नमस्कार, मैं हूं अतुल सिंघल। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे अर्थशास्त्र की और भारतीय संदर्भ में इसके विकास की। और चर्चा में हमारे साथ मौजूद रहेंगे देश के जाने माने अर्थशास्त्री डॉक्टर बजरंग लाल गुप्ता। बजरंग लाल गुप्ता जी ने लंबे समय तक अध्यापन का कार्य किया है दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर। कई किताबें लिखी हैं, उन्होंने गहरा शोध किया है अर्थशास्त्र को लेकर, और उनकी जो किताबें हैं वो कई विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती हैं, उनको रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और जो उन्होंने संकल्पना दी है भारतीय अर्थव्यवस्था की, जो उन्होंने विचार प्रस्तुत किए हैं, उस पर चर्चा की जाती है। डॉक्टर साहब की ये किताब काफ़ी चर्चित रही है, उसके ऊपर काफ़ी लोगों ने अपने विचार भी प्रस्तुत किए हैं। एक नया उन्होंने परिकल्पना दी है और किताब का नाम है विकास का नया प्रतिमान सुमंगलम। उस पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे डॉक्टर साहब से कि भारतीय अर्थव्यवस्था की सुधार के लिए क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी हमारे कार्यक्रम में। प्रणाम। तो सबसे पहले ये जो आपने सुमंगलम नाम दिया है, हम जानना चाहेंगे ये सुमंगलम क्या है? सुमंगलम भारतीय सब साहित्य में प्रचलित मंगल है। अपन कोई भी काम पूजन करते हैं तो मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़, वहाँ से स्वीकार करते हैं। जैन समाज में भी मंगल की संकल्पना है, बौद्ध जगत में भी मंगल की संकल्पना है। तो मैंने यहाँ सुमंगलम से आशय लिया है। सुमंगलम का अर्थ है देश के सामाजिक आर्थिक संदर्भ में मुख्यतः अपने ही साधनों से देश के समस्त लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाते हुए सबके समग्र सामाजिक सुख में वृद्धि, इसको मैंने सुमंगलम करके परिभाषित किया है जी। लेकिन जैसे आपने विकास की अवधारणा दी है कि कैसे अर्थव्यवस्था बढ़नी चाहिए, आजकल सुमंगलम आपने बता दिया भारतीय शास्त्रों में क्या लिखा है, किस तरह से, और बौद्ध समाज में भी लिखा है। लेकिन जो हम लोग जब अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, तो सारा भौतिकतावादी हो गया है और उसकी तुलना पाश्चात्य जो संस्कृति की देन है, पाश्चात्य देशों की देन है, जीडीपी की बात करते हैं तो उससे जोड़ा जाता है। तो दोनों चीज़ों में क्या मुख्य रूप से समानता या विरोध? आजकल जो पश्चिम की विकास की संकल्पना है उसके चार मुख्य बातें हैं। पहले बात, उन्होंने विकास को परिभाषित किया है देश के प्रति व्यक्ति वास्तविक जीडीपी में वृद्धि। मेरा ये कहना है जीडीपी की गणना ही दोषपूर्ण है। उसमें कई ऐसी बातों को जिनको शामिल करना चाहिए उनको शामिल नहीं किया, और जिनको शामिल नहीं करना चाहिए उनको शामिल नहीं किया। ये पहली बात। पश्चिम की संकल्पना उद्देश्य बताती है देश के सामान्य व्यक्ति के रहन स्तर में वृद्धि, और रहन सहन स्तर में वृद्धि कैसे होती, उसको उपभोग के लिए अधिकाधिक वस्तुओं और सेवाएं उपलब्ध है क्या, इसका मतलब भोगवादी दृष्टिकोण हो गया। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के उपभोग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादन पर जोर, और उत्पादन बढ़ाने के लिए दो काम करने के लिए पश्चिम के लोग कहते हैं। पहला, प्राकृतिक संसाधनों का बेरहमी से शोषण, इसके कारण से पर्यावरण का संकट खड़ा हो गया। और दूसरा, ऊर्जा भक्षी टेक्नोलॉजी पर आधारित बड़े बड़े मशीनों वाले उत्पादन तंत्र का निर्माण। इससे दो समस्याएं खड़ी होगी, बेरोजगारी और सब देशों में एनर्जी क्राइसिस। और चौथी बात ये कहता है कि ये ग्रोथ रेट बढ़ाने के लिए, जीडीपी पर बढ़ाने के लिए बाकी तमाम चीज़ों को स्थिर रखते हुए केवल और केवल पूंजी निवेश पर जोर देना है। तो गरीब देशों के पास तो पूंजी है ही नहीं। तो इस भुलावे में, इस चक्कर में उन्होंने देश के गरीब लोगों को, गरीब देशों को और कर्ज जाल में फंसा लिया। IMF आ गया, वर्ल्ड बैंक आ गया, बड़े बड़े MNCs आ गए, वो कहेंगे कि हम तुम्हारा विकास कर रहे हैं, और ऐसे कर्जा दे दिया। मतलब जो अंधानुकरण की दौड़ है उसके अंदर कहीं ना कहीं गरीब देश ज़्यादा गरीब हो गए और अमीर देश ज़्यादा अमीर होते चले गए। हाँ, वो भी एक कारण है। कुल मिलाकर कर्ज इतना बढ़ गया उन पर, क्योंकि वो तो लोभ में आ गए ना।
विकास का हमारा मॉडल अपनाओगे तो तुमको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट करने के लिए रिसोर्सेज देश के पास था नहीं, तो वो उधार लेकर के आ गए। उसके कारण से कुल मिलाकर कर्ज जाल में फंस गए। अब प्रश्न ये है कि ये जो मैंने सुमंगलम दिया है, ये इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य, पहला तो कोई भी नया संकल्पना दी जाती है उसका कोई एक केंद्रीय दिशा देनी पड़ती है। तो केंद्रीय दिशा क्या होगी? तो मैंने उसको कहा, देश के सभी लोगों को समग्र सामाजिक सुख, अंग्रेजी में कहते हैं उसको ग्रोथ सोशल हैप्पीनेस। दुनिया भर में ये कॉन्सेप्ट आजकल चल निकला है। तो ये केंद्रीय दिशा होगी। इसके उद्देश्य क्या होंगे? तो 4 बातें। सबको रोटी। रोटी का मतलब है देश में पैदा होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की गारंटी। दूसरा, सबको स्वास्थ्य। सबको स्वास्थ्य, 3 प्रकार का स्वास्थ्य भारत के लोगों ने पाला है। एक शारीरिक स्वास्थ्य, एक मानसिक स्वास्थ्य और एक भावनात्मक स्वास्थ्य। वो केवल भारत ने माना है। ये तीनों प्रकार का स्वास्थ्य मिलना चाहिए, ये इसमें कहा है। फिर सबको समाजोपयोगी संस्कारक्षम शिक्षा के समान अवसर। इसमें 3 बातें कही है मैंने। समान शिक्षा नहीं, शिक्षा के समान अवसर मिलने चाहिए। और 2 विशेषता होनी चाहिए इसमें। समाज के लिए उपयोगी होना चाहिए। आप पश्चिम की नकल कर रहे हैं, वो हमारे देश में लागू ही नहीं होती। तो समाज के लिए क्या उपयोगी? और संस्कारक्षम, संस्कारों से परिपूर्ण वो होनी चाहिए, तब जाकर के वो भारत के लिए उपयोगी। और चौथी बात मैंने कही है, सबको रोजगार। आजकल दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं है जो ये गारंटी देता हो कि हम देश के तमाम लोगों को रोजगार दे सकते हैं। तो ऐसे सुमंगलम में ये उद्देश्य बताए मैंने। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि पश्चिम का 3-4 बातें आपने बताई। 3 तो समझ में आई कि किस तरीके से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हो रहा है, लेकिन आपने जो पहला पॉइंट बताया कि जो चीज़ जीडीपी के अंदर शामिल होनी चाहिए उसको किया नहीं गया, और जो नहीं होनी चाहिए उसको किया गया, उस पर कुछ प्रकाश डालेंगे आप? बहुत सरल उदाहरण देता हूँ। हमारा देश का किसान जो कुछ पैदा करता है, अनाज पैदा करे, गन्ना पैदा करे, गुड़ पैदा करे, खांडसारी पैदा करे, फल पैदा करे, सबसे पहले वो अपने घर के लिए और रिश्तेदारों के लिए रख लेते हैं। उसको इकोनॉमिक्स की भाषा में बोला जाता है सेल्फ कंजम्पशन, स्व उपभोग। बचे हुए कोई बाजार में ले जाता है तो बाजार में कीमत तो जो बचा हुआ ले गया उसका होगा, पर उत्पादन तो सब हुआ है, ये वर्तमान जीडीपी में शामिल नहीं होता। हमारे देश में संयुक्त परिवार है। बूढ़े माँ बाप की सेवा बच्चे करते हैं, वो तो ओल्ड एज हाउस में नहीं भेजते। तो पश्चिम के देशों में तो ओल्ड एज हाउस में भेजने पर सोशल सिक्योरिटी मेजर वो लागू हो गया। हमारे देश में ये काम हो रहा है, उसको कहीं शामिल नहीं करते। अपने देश के परिवारों में बहुत सारी चीज़ें घर पर बनते हैं। मुरब्बे बनते हैं, अचार बनते हैं, चटनी बनती है, पापड़ बनते हैं, बड़िया बनती है, बहुत सारे बनते हैं। तो वो कहीं उसमें गिनता में नहीं आता। और जो नहीं आना चाहिए वो क्या आ रहा है? आदमी जंगल में गया, लकड़ी काट कर लेकर आया और लकड़ी काट कर लाया, उससे फर्नीचर बनाया। तो नुकसान का काम है ना। आपने वन संपदा को नष्ट कर दिया, पर वो जीडीपी में शामिल हो गया। तो ऐसे कुछ चीज़ें जो शामिल होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, और जो नहीं होनी चाहिए वो हो रही है। बहुत महत्वपूर्ण आपने बात कही, लेकिन आपने जो उद्देश्य बताए सुमंगलम के, आपने कहा कि सबको रोजगार की गारंटी होनी चाहिए, सबको अच्छा स्वास्थ्य मिलना चाहिए, शिक्षा की गारंटी, अवसर मिलने चाहिए। तो ये चीज़ें तो जो पाश्चात्य देश हैं वहाँ पे सब में है। सिर्फ जो संस्कृति की आपने बात कही, संस्कारों की बात कही, उसको अगर छोड़ दिया जाए तो जीडीपी के जो देश भौतिकतावादी हैं उनके अंदर भी ये सब चीज़ें हैं डॉक्टर साहब? नहीं है, यही गलत फहमी है।
आज दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं है जिसमें देश के तमाम लोगों को न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति की गारंटी हो। उदाहरण देना हो, अमेरिका में बड़ी संख्या में बिलो पॉवर्टी लाइन है। जैसे अपने यहाँ फुटपाथ पर रहते हैं, वहाँ पर भी फुटपाथ पर रहते हैं। और यूरोपियन देशों की तो और भी ज़्यादा हालत खराब है। तो वहाँ भी ये, और सबको रोजगार तो है ही नहीं, वो अपने देश के तमाम लोगों को रोजगार दे पाते हैं। ऐसी दुनिया के किसी देश की स्थिति नहीं, सब जगह पर अनएम्प्लॉयमेंट है। मतलब केवल एक मुखौटा है जीडीपी के नाम पर, उसको दिखाने की कोशिश की जा रही है। मुखौटा है और प्रचार तंत्र के आधार पर दुनिया के देशों को भरमाने का काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपने जो सुमंगलम का ये अवधारणा दी है, इसको लागू करने के लिए आपको क्या लगता है, किस प्रकार से लागू होनी चाहिए या किस तरीके से हमारे उसमें ढांचे के अंदर परिवर्तन होना चाहिए? 4-5 बातें करनी पड़ेगी सामाजिक आर्थिक ढांचे में परिवर्तन के लिए। पहला बात टेक्नोलॉजी का सवाल है, टेक्नोलॉजी का सवाल है। तो टेक्नोलॉजी कैसी चाहिए? सुमंगलम में मैंने कहा मानव केंद्रित पर्यावरण पोषक टेक्नोलॉजी। आज की जो टेक्नोलॉजी वो मानव केंद्रित नहीं है, मशीन केंद्रित है और पर्यावरण पोषक नहीं है, पर्यावरण को नष्ट करने वाली है। ये पहली बात करना पड़ेगा। दूसरा, हमारे अपने देश में प्रारंभ से हमारे देश के जितने मनीषी हो गए हैं, जिन्होंने देश के संबंध में विचार किया, उन्होंने कहा हमारा ग्राम संकुल पर आधारित स्वदेशी स्वावलंबी विकेंद्रित अर्थतंत्र चाहिए। ग्राम संकुल ग्रुप ऑफ विलेजेस बना करके और हमको जहाँ तक बन सके अपने देश के साधनों से अपने देश में उत्पन्न होने वाली वस्तुओं को ही पैदा करना चाहिए, उन्हीं का उपभोग करना चाहिए। इसको स्वदेशी का 100% तो दुनिया का कोई देश नहीं होता। दुनिया के किसी देश से कुछ मंगवाना पड़े तो हम भेजने की भी सामर्थ्य होना चाहिए। तो स्वावलंबी चाहिए। फिर विकेंद्रित, मैंने कहा देश में कुछ चंद बड़े बड़े पूंजीपतियों का बहबूदी होने से देश के सामान्य व्यक्ति के तरक्की नहीं होती। तो ये कब होगा? डिसेंट्रलाइज इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होगा। छोटे छोटे उद्योग होंगे, छोटे छोटे काम धंधे होंगे, छोटे छोटे शिल्प होंगे। ये दूसरी बात कही है मैंने। एक तीसरी बात भी कही है मैंने इसमें, उपभोग की शैली को बदलना पड़ेगा। आजकल तो क्या उपभोग की होड़ लग रही है और किसको बड़ा मानते हैं? जो ज़्यादा उपभोग करता है। तो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है ना। सब लोग तो उपभोग का वो स्तर नहीं प्राप्त कर सकते, तो उसके कारण से होड़ होती है। गलत मीन्स का प्रयोग करके लोग कमाते हैं और फिर उस होड़ में शामिल होते हैं। तो हमारी उपभोग शैली सीमित, संयमित, सदाचारी उपभोग शैली और जीवन शैली, इसमें बदल करना पड़ेगा। इसको सस्टेनेबल कंजप्शन पैटर्न करते हैं। आजकल तो दुनिया भर में इस पर बहस चल पड़ी। उत्पादन का भी तौर तरीका बदलना पड़ेगा। उत्पादन कैसा होना चाहिए, उसके लिए मैंने शब्द प्रयोग किया है रोजगारोन्मुखी मितव्ययी उत्पादन शैली और प्रक्रिया। अर्थात जिससे रोजगार बढ़े ऐसा उत्पादन तंत्र बनना चाहिए ना। आजकल तो रोजगार घटाने वाला है। उत्पादन तो ज्यादा हो रहा है पर रोजगार घट रहा है। इतने हमारे यहाँ गांधी जी और दीनदयाल जी दोनों ने कहा केवल मास प्रोडक्शन नहीं, प्रोडक्शन बाय दी मास से ज़्यादा लोगों के द्वारा उत्पादन हो, है ना, तब जाकर के वो विकेंद्रित अर्थरचना बनेगी। तो ऐसा एक उत्पादन के तौर तरीकों को भी बदलना पड़ेगा। फिर वितरण न्यायपूर्ण होना चाहिए। ऐसा नहीं है कुछ लोगों की इनकम बढ़ती चले है जब बाकी गरीब होते चले हैं। जीडीपी तो बढ़ गई परंतु सामान्य व्यक्ति के हिस्से में क्या है वो तो नहीं आ रहा है। अपने देश में भी यही हालत है, दुनिया के देशों में भी यही हालत है। तो इसलिए एक
सामाजिक न्याय के साथ विकास होना चाहिए। विकास तो, पर सामाजिक न्याय के साथ विकास होना चाहिए। बातें आपने बड़ी गहन और गूढ़ बातें आपने बताई हैं और आपका चिंतन जो है वो अद्भुत है। लेकिन जो आपने बताया इसको लागू करने के लिए आप कैसे समझते हैं कि कैसे लागू हो पाएगा? सरकार करेगी, समाज करेगा, लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, किस तरीके से ये चीज़ें लागू हो पाएंगी? ऐसा सरकार का तो एक सीमित सहयोग होता है। सरकार का इंटरफेरेंस को हमारे यहाँ कभी भी भारतीय कल्पना में अच्छा नहीं माना गया। सरकार तो नुकसान ज़्यादा करती है, विकास कम करती है। चलते हुए कामों को रोकने का काम सरकार करती है। इसलिए सरकार का काम तो चलते हुए कामों को प्रोत्साहन देने का होना चाहिए। उसको अंग्रेजी में कहते हैं कैटेलिक एजेंट का होना चाहिए, इंटरफेरेंस करने वाला नहीं होना चाहिए। मुख्य रूप से समाज के भिन्न भिन्न वर्गों ने मिलना, उसके लिए मैंने 5 प्रवाह बताए। एक प्रवाह बताया अपने देश का बौद्धिक प्रभाव, यानी जितने इंटेलिजेंट लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, टेक्नीशियन हैं, वो सबका एक प्रवाह है, तो वो देश के विकास में काम करना चाहिए। दूसरा मैंने कहा सामाजिक प्रवाह, अर्थात जो समाज जीवन में समाज के लिए, समाज की सेवा का सामाजिक संस्थाएं बना करके काम कर रहे हैं, उन्होंने इसमें सहयोग देना चाहिए। और तीसरा मैंने कहा आर्थिक प्रवाह, अपने देश के धनी मानी लोग हैं, जो रिसोर्सफुल लोग हैं, उन्होंने देश के विकास में, देश के विकास में योगदान देना चाहिए, वो भी मैंने कहा है। और चौथा मैंने बताया है इसमें, वो देश का जो ब्यूरोक्रेटिक, उन्होंने सहयोग करना चाहिए। अभी देश का दुर्भाग्य है, ब्यूरोक्रेसी देश के विकास में और काम करने वाले लोगों को सहयोग नहीं करती, इंटरफेरेंस करती, तो वो भी इसमें सहयोग करना। और फिर अंत में राजनीतिक लोगों ने ये कैटेलिक एजेंट का काम करना चाहिए। तो 5वें में मैं रखा है मैंने, मुख्य रूप से 4, ये 5 प्रवाह जब इकट्ठा चलेंगे एक दिशा में, तो देश का विकास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए डॉक्टर बजरंग लाल गुप्ता, जो चिंतक हैं, विचारक हैं, शोधार्थी हैं, और उन्होंने पूरे समय तक अपना पूरा जीवन समाज सेवा को दिया है। उत्तर क्षेत्र के संघ चालक रहे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, और जो बातें उन्होंने कही वो ज़्यादातर जो निर्भर करती हैं वो व्यक्ति की सोच पर निर्भर करती हैं, और साथ में जो भारतीय संस्कृति है, सनातन संस्कृति को साथ लेकर चलना पड़ेगा। उसके हिसाब से अगर हम चलेंगे तो देश का विकास होना निश्चित है, और समाज के हर वर्ग को उसमें अपना सहयोग करना पड़ेगा। कुल मिलाकर सरकार से ज़्यादा जिम्मेदारी ये समाज की है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार।